राहों में उनसे मुलाकात हो गई, राहों में उनसे मुलाकात हो गई, जिससे डरते थे वही बात हो गई। ला 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 ला। बिहार एजुकेशन नेटवर्क में आपका स्वागत है। आइए 10वीं कक्षा का ये क्वेश्चन है और प्रत्येक एग्जाम में 10वीं के प्रत्येक एग्जाम में ये एमसीक्यू पूछा जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। 10वीं कक्षा के प्रत्येक एग्जाम में पूछा जाएगा, चाहे वो सेंटअप एग्जाम हो या बोर्ड एग्जाम हो। ठीक है, आइए पहला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में कौन बहुपद है? पूछा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद है। बहुत सारे लोग YouTube पे पढ़ते हैं, बहुत सारे लोग YouTube पे पढ़ाते हैं और मैं देखता हूं कि कौन बहुपद है तो जो बहुपद है उसमें टिक लगा देते हैं, हो गई पढ़ाई। बबुआ ये पढ़ाई नहीं है। पढ़ाई का अर्थ हुआ ये मैथमेटिक्स है, ये हिस्ट्री या ज्योग्राफी नहीं है जिसको आप सीधे टिक कर देंगे। ऐसे आई हिंदी का क्वेश्चन है जो कहानी में टिक कर देंगे, आंसर याद कर लेना। ये मैथमेटिक्स है, इसका क्लू जानना पड़ता है कि कौन सा क्लू है, क्या ऐसा कर दे। तो चलिए, बहुपद होता क्या है इसको पहले जानिए, आप खुद से आंसर कर लेंगे। बहुपद वो होता है जिसके प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या होता है। जैसे इस क्वेश्चन में दो जगह चर है, चर बोले तो एक्स वाई जेड ए बी सी डी, इसको चर बोलते हैं। तो एक्स दो जगह है तो दो जगह चर है, यहां भी दो जगह चर है, इस व्यंजक में भी दो जगह चर है, इस व्यंजक में भी दो जगह चर है। दो जगह हो, 3 जगह हो, 5 जगह हो, 10 जगह हो, कोई मतलब नहीं है। जितना जगह पे चर होगा ना, उस चर का घात पूर्ण संख्या अगर हो जाए और वो क्रमबद्ध रूप में हो, क्रमबद्ध रूप का मतलब सीधा हो, सीधा सीधा एक लाइन में, बटा उटा में ना। एक्स जो है चर ना हो, एक लाइन में हो, बटा उटा ना, तो वही बहुपद होता है। पूर्ण संख्या होता क्या है आइए जानिए। पूर्ण संख्या क्या होती है? पूर्ण संख्या क्या होती है इस बात को समझिए। तो एग्जांपल से समझिए। 0 1 2 3 4 5 6 7 डॉट डॉट अनंत तक, 0 से लगातार अनंत तक की गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या बोला जाता है। तब प्रत्येक घात जिस व्यंजक है, व्यंजक है, व्यंजक है, व्यंजक है, इस व्यंजक में जिसका प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या आएगा ना, इसमें से कोई वो बहुपद है। आइए चेक कर लेते हैं। यहां पर x लिखा हुआ है तो x का पावर कुछ नहीं है तो 1 पावर हुआ। ये 1/x² लिखा हुआ है तो मैं पहले बोला हूं कि x जो है ना नीचे नहीं रहना चाहिए, वो सीधा रहना चाहिए एक लाइन में। बटे में x नहीं रहना चाहिए, चाहे y चाहे z, कोई भी चर बटे में नहीं रहना चाहिए। तो ये बटे में है, अगर इसको ऊपर ले जाएंगे तो x के पावर 1 प्लस x का पावर -2 हो जाएगा। कैसे? एक नियम होता है घातांक एवं करनी का। जैसे ये 1/x लिखल है ना, 2 पावर है, तब बेस जब भी बदलता है, जैसे यहाँ पे x है, 2 पावर है, तो x हो गया बेस, बेस, ये 2 हो गया पावर। तो जब भी बेस जो है पलट जाता है नीचे से ऊपर, चाहे ऊपर से नीचे, तब पावर में का चिन्ह बदल जाता है। प्लस में 2 है ना, तब माइनस में 2 हो जाएगा। ये रूल होता है। जब भी बेस पलटता है तो पावर का चिन्ह बदल जाता है। पावर अगर 5 का पावर 1/5 का पावर 2 है, अगर हम 5 को ऊपर ले जाएंगे तो 5 का पावर -2 हो जाएगा। बेस को जब भी ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर ले जाएंगे या लाएंगे तो पावर में का चिन्ह बदल जाता है। ये नियम होता है। तो इसका पावर में का चिन्ह बदल जाएगा। x पर पावर 2 को ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा 2, अब +2। अब देखिए चर का घात चेक कीजिए, चर का घात यहाँ पे, तो चर का घात 1 है,
चर का घात -2 है। तो एक तो है पूर्ण संख्या, -2 तो पूर्ण संख्या होती नहीं है, पूर्ण संख्या माइनस में नहीं होती है। पूर्ण संख्या जब माइनस में नहीं होती है तो इसका मतलब ये करा निम्नलिखित में कौन बहुपद है? बहुपद न है, ये ऑप्शन ए नहीं है। आइए ऑप्शन बी को देखते हैं। ऑप्शन बी में क्या है? x का पावर 2 है और प्लस √2 गुने x है, गुने x है। तो 2 पावर पूर्ण संख्या है, 1 पावर पूर्ण संख्या है, तो इसलिए यही बहुपद है, यही बहुपद होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी देखिए क्यों नहीं होगा। यहां रूट के अंदर x लिखल है, रूट के अंदर x का अर्थ जानते हैं? x का पावर होता है 1/2। इस रूट को जब हम पावर में बदलेंगे ना तो 1/2 पावर होगा। इस रूट को जब पावर में बदलेंगे तो 1/2 पावर हो जाएगा। और 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, 1/2 पूर्ण संख्या नहीं होती है, पूर्ण संख्या बटे में नहीं होती है, तो इसलिए यह भी बहुपद नहीं है। इसमें आइए, x का पावर 2 है और x का पावर यहां पे 1 है, तो ये भी बहुपद है, ये भी बहुपद है। मिसप्रिंट है ये, कहीं ना कहीं पावर -1 होगा यहाँ पे, तब ये बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी सही होगा। तो मेरा ख्याल है आप समझ गए होंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सभी क्वेश्चन में इतना टाइम नहीं लगेगा, कोई कोई ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिसमें टाइम लग ही जाता है। अब आइए 2 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है? निगेटिव क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। कौन बहुपद नहीं है? तो कौन बहुपद नहीं है? जिसका घात पूर्ण संख्या नहीं है वो बहुपद नहीं है। आइए चेक करते हैं। यहां पे √5x² है, √5 x² बाहर में होगा, ये भी मिसप्रिंट है, x² ये बाहर में होगा, √5 अंदर में। अब -3 √2 x बाहर में होगा, अंदर में नहीं होगा। अंदर में x हुआ तो बहुपद हो जाएगा। अब +4 ऐसा होगा। तो ये अगर ऐसा है तो ये बहुपद है, क्योंकि 2 पावर पूर्ण संख्या है, 1 पावर पूर्ण संख्या है, इसलिए बहुपद है। कह रहा है कौन बहुपद नहीं है? तो चलिए 3 पावर पूर्ण संख्या है, 1 पावर पूर्ण संख्या है, 1 पावर पूर्ण संख्या, तो ये भी बहुपद है। हमसे पूछा है कौन बहुपद नहीं है। यहां देखिए, ये ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये ऑप्शन सी बहुपद नहीं है। कैसे? x का x प्लस का प्लस, जब हम इस x को ऊपर ले जाएंगे, ले जाना ही होगा क्योंकि बटे में x y z नहीं रहना चाहिए बहुपद में। x को ऊपर ले जाएंगे तो सीधे x का मतलब इस पे 1 पावर है पहले से, तो 1 पावर है तो ऊपर जब ले जाएंगे ना तब -1 पावर हो जाएगा। जब बेस पलटते हैं ना तब पावर में के चिन्ह बदल जाता है, तो माइनस में हो गया 1, तो -1 पूर्ण संख्या नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन सी बहुपद नहीं है। क्लियर है बात? आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर सी क्या कहता है, 3 क्या कहता है? बिना द्विघात के बहुपद। हमसे पूछा है बिना घात के बहुपद, विघात नहीं होगा, सीधे घात होगा। बिना घात के बहुपद, तो बिना घात के बहुपद कौन सा होगा? तो रैखिक बहुपद। तो 9 एक घात वाले को रैखिक बहुपद कहते हैं, एक घात वाले को। और 2 घात वाले को ना द्विघात बहुपद कहते हैं, 3 घात वाले को ना त्रिघात बहुपद कहते हैं। और यहां पूछ रहा है कि बिना घात वाला, कोई घात ही नहीं होगा तो क्या होगा? तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा, ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है घात 1 वाले बहुपद कहलाता है। घात 1 वाले बहुपद क्या कहलाता है?
तो घात 1 वाले बहुपद मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया है, क्वेश्चन नंबर 3 में, कि घात 1 वाले बहुपद रैखिक बहुपद कहलाता है, याद कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, आइए। द्विघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप हमसे पूछा है, तो जिसका सबसे अधिक, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, त्रिघात बहुपद का सबसे व्यापक रूप। तो त्रिघात बहुपद का तो सबसे अधिक अगर 3 पावर हो ना तो त्रिघात बहुपद कहते हैं, लेकिन यहां व्यापक रूप पूछा है, तो व्यापक रूप याद करना रहता है बच्चों, याद कर लेंगे आप लोग। तो त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये होता है, ये याद करने की चीज है, आप याद कर लेंगे। तो ये किस में है, ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। यही त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, आइए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। फिर पूछ दिया कौन बहुपद नहीं है, तो देखिए -7 बहुपद है, y² प्लस 2 बहुपद है, 3√x ये बहुपद नहीं है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, ये बहुपद नहीं है। अब कैसे नहीं है इसको जानिए। यहां पे मैंने कहा कि प्रत्येक चर का घात पूर्ण संख्या नहीं होगी तो वो बहुपद नहीं होगी। अगर रूट के अंदर में x है, अगर हम इसको रूट से बाहर निकालेंगे तो x का पावर इस रूट के बदले 1/2 पावर होता है। तो 1/2, तो 1/2 पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए यह बहुपद नहीं है। मुझे पता है कि ऑप्शन नंबर ए में -7 है, इसके बारे में जानने की जरूरत होगी आपको। -7 को लिख सकते हैं -7 गुना x का पावर 0। तो -7 गुना 0 पावर, किसी पे भी 0 पावर हो तो उसका मान 1 होता है, तो फिर से ये -7 आ गया। यानी -7 को लिख सकते हैं -7 गुना x का पावर 0 -7x का पावर 0, इतना लिख सकते हैं। ये वाला बराबर ही है, जैसा कि मैं बता चुका हूं। देखिए अब यहाँ 0 पावर का मतलब 1 होता है, -7 को 1 से गुना करेंगे -7 आएगा, तो दोनों सेम है। तो x पे पावर 0 का मतलब क्या होता है, तो यहाँ 0 पावर का मतलब 0 पूर्ण संख्या होती है, तो पूर्ण संख्या आना गया, इसलिए यह भी बहुपद है। तो ऑप्शन सी जो है ना, ये बहुपद नहीं है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म के अनंत हल है। अनंत हल कहा है, कितने हल कहा है, अनंत हल। ध्यान दीजिएगा, अनंत हल जब भी कहे ना, अनंत हल जब भी कहे, पहले देख लीजिए यहां 2 समीकरण है और अनंत हल बोला है। जब भी अनंत हल बोलेगा तो ये फॉर्मूला यूज करेंगे, a1/a2। ध्यान दीजिएगा, a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर c1/c2। आप पूछेंगे कहां से लिखे हैं, जब भी अनंत हल कहेगा तो ये फॉर्मूला होगा, ध्यान रखना है। तो a1 a2 क्या होता है भाई, तो देखिए मैं लिख के बताता हूं। समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 5, और दूसरा समीकरण है 4x प्लस ky बराबर 10। इसको ऐसे समझेंगे, देखिए ये a का मान होगा a1 होगा, ये b1 होगा और ये c1 होगा। समीकरण 1 में क्या है ना, तो 1 1 1 ऐसे समझिए। और समीकरण 2 में क्या था, 2 2 2 a2 b2 और c2। समीकरण 1 में क्या है तो 1 1 1, समीकरण 2 में क्या है तो 2 2 2, ऐसे लिखेंगे। अब देखिए यहां पे
अगर हम बात करें A1 की, तो A1 कितनी है, 2 है, तो 2 लिख लेंगे बटे A2, तो A2 यहाँ पे 4 है तो 4, फिर बराबर है तो बराबर B1, तो B1 यहाँ पर 3 है तो 3, अब B2, तो B2 यहाँ पर K है तो K। हमेशा एक्स वाई छोड़कर लिखेंगे, एक्स वाई छोड़कर लिखेंगे। अब बराबर C1, तो C1 है 5 और C2 है 10, तो 5 बट्टा के 10। अब यहां पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 बट्टा 4 बराबर 3 बट्टा के। हमें यहां पे पूछा था के किस मान के लिए, यानी के का मान हमें निकालना है। के को 2 से गुना करेंगे 2 के, और 4 को 3 से गुना करेंगे 4 तिहाई के 12। यहाँ पे के बराबर 12 बट्टा 2, 2 छक्का 12, यानी के का मान 6 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्लियर है बात? आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन नोट करना हो तो आप जल्दी से नोट कीजिए और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। अब इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, आइए। कह रहा है के किस मान के लिए निम्न समीकरण युग्म का अद्वितीय हल है। देख लीजिए, ये लिखा हुआ है अद्वितीय हल, अद्वितीय हल, इसी को ना बोलते हैं एक हल। अद्वितीय हल चाहे एक हल, एक ही बात हुई। तो जब कह देगा अद्वितीय हल ना, जब अद्वितीय हल कह देगा तो ये फॉर्मूला यूज होगा, ध्यान दीजिएगा। अद्वितीय हल कहेगा तो A1 बाई A2 अब बराबर नहीं है B1 बाई B2। ये फॉर्मूला यूज कब होगा, जब अद्वितीय हल क्वेश्चन में लिखेगा तब, जब अद्वितीय हल लिखेगा तब। अब यहां पे फिर पिछले क्वेश्चन जैसा समीकरण 1 है kx माइनस वाई बराबर 2, समीकरण 2 है 6x माइनस 2y बराबर 3। यहां पे A1 B1 और C1, फिर A2 B2 और C2, ऐसे। समीकरण 1 में है तो 1 1 1, समीकरण 2 में है तो 2 2 2। तो यहां पे A1 क्या है, तो A1 K है, x को छोड़कर लिखा जाता है। और A2 क्या है, तो A2 6 है, तो 6 लिखेंगे, बराबर नहीं, चाहे डजंट इक्वल टू, इसको पढ़ेंगे। B1, तो B1 यहां पर y का मतलब हो गया एक y, y का अर्थ होता है एक y, तो ये माइनस में है तो माइनस में 1 हो जाएगा, y को छोड़कर लिखा जाता है। फिर यहाँ B2 है, तो B2 है -2, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। इस प्रकार से हम क्या करेंगे, माइनस माइनस कट कर देंगे, k को 2 से गुना करेंगे 2 के, बराबर नहीं है 6 इकाई 6, तो k बराबर नहीं है 6 बट्टा 2, 2 तिहाई 6, यानी k डजंट इक्वल टू 3। यहाँ पे आंसर आ गया, यानी ऑप्शन नंबर डी में 3 आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसको भी आप नोट करना चाहेंगे तो आप नोट कर सकते हैं। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए अब क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है के किस मान के लिए, फिर के का मान पूछा है हमसे, निम्न समीकरण युग्म का कोई हल नहीं है। जब भी कहेगा ना कि कोई हल नहीं है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, देखिए ध्यान से। A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 अब बराबर नहीं है C1 बाई C2। जब भी कहेगा कोई हल नहीं तो ये फॉर्मूला यूज होता है। समीकरण दिया गया है x प्लस 2y बराबर 5, फिर दूसरा है 3x प्लस ky बराबर ky, प्लस 15 है ना, बराबर के दाहिने पक्ष में ले जाएंगे तो -15।
ये औचर पद ना कि तो दोनों बराबर के दाहिने ओर या तो दोनों बराबर के बाएं ओर रहना चाहिए, ये जरूरी है, क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखिएगा। अब यहां पर A1 A2 A1 B1 सॉरी A1, इसको मैं दोबारा लिख दे रहा हूं, x प्लस 2y बराबर 5 और 3x प्लस ky बराबर प्लस 15 है, दाएं पक्ष में ले जाएंगे माइनस 15। अब यहां पे A1 B1 और C1, A2 B2 और C2, चलिए मान पुट करते हैं यहां पे A1 बाई A2, A1 क्या है x, x का मतलब 1x, तो ये 1 हो जाएगा, A1 1 और A2 3, तो 1 बाई 3 बराबर। फिर B1 देखिए, B1 यहां पर B1 क्या होगा, तो B1 2 होगा, अब बटे B2, तो B2 यहां पे K होगा तो K। अब K को 1 से गुना कीजिए K, और 3 दूनी के 6, K का मान 6 आ गया, तो K का मान 6, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। K का मान 6 आया, इसका हमें जरूरत ही नहीं पड़ा, इसका ना जरूरत ही नहीं पड़ा, K का मान निकालना था, ये 6 आ गया। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है आइए दिखाते हैं। बस अब कुछ ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 है A1x प्लस B1y प्लस C1 बराबर 0, A2x प्लस B2y प्लस C2 बराबर 0 का एक अद्वितीय हल होगा। अद्वितीय हल पूछा है, अद्वितीय हल पूछा है, अद्वितीय हल। तो अद्वितीय हल में के टाइम में फॉर्मूला कौन सा यूज होता है, तो यहां मिस प्रिंट है। अद्वितीय हल में मैंने अभी बताया था कि A1 बाई A2 अब बराबर नहीं होता है B1 बाई B2, तो ये वाला फॉर्मूला होता है अद्वितीय हल कहने पर। क्वेश्चन में जब अद्वितीय हल कहे तो ये फॉर्मूला होता है। हम मान लेते हैं किसी एक को, इसी को मान लेते हैं ऑप्शन ए को, बराबर को काट देंगे यानी बराबर नहीं हुआ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 कहा है ऊपर 9 नहीं होगा, ऊपर में दिए समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। अब देखिए यहां पे टाइप करने वाले महोदय क्वेश्चन ही छोड़ दिए हुए हैं कि ऊपर में दिए गए समीकरणों का कोई हल नहीं होगा। कौन सा समीकरण है भाई? तो चलिए यहां पे ऐसे भी इसको समझ सकते हैं, यहां से भी हो जाएगा। कह रहा है कि कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं। तो जब कोई हल नहीं होता है तो फॉर्मूला जो यूज होता है वो ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला कौन सा देख लीजिए, कोई हल नहीं कहे तो A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 अब बराबर नहीं है C1 बाई C2। ये फॉर्मूला यूज होता है जब क्वेश्चन में लिखा रहता है कोई हल नहीं होगा। तो आप याद कर लीजिएगा, कोई हल नहीं तो A1 बाई A2 बराबर B1 बाई B2 बराबर नहीं है C1 बाई C2, इस प्रकार से। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। युगपत समीकरण, युगपत का मतलब होता है जोड़ा में एक जोड़ा, एक जोड़ा समीकरण। तो युगपत समीकरण, तो समीकरण दिया हुआ है 2x प्लस 3y बराबर 5 और दूसरा दिया गया है 4x प्लस 6y बराबर 9। तो कह रहा है कि इसका असंगत होगा कि अद्वितीय होगा कि अपरिमित रूप से अनेक हल होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा, कौन सा होगा? तो टेस्ट कर लेते हैं। देखिए x को छोड़कर लिखा जाता है तो 2 बचा बटे 4, फिर y को छोड़कर लिखिए तो ऊपर 3 और नीचे 6, फिर पूरा लिखिए तो 5 बटा 9, ऐसे लिखा जाता है। तो यहां पे इसको कैंसिल करेंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। ये नहीं कटेगा, ऊपर नीचे केवल काट सकते हैं क्योंकि गुना का चिन्ह तो है नहीं कि आप तिरछा काटेंगे। तो ये हो गया 1 बटे के 2
अब बराबर ये भी हो गया 1/2, 1/2 1/2 सेम चीज है, इसलिए बराबर लिखा हूं। लेकिन 1/2 के बराबर थोड़ा ही 5/9 होता है, तो ये बराबर 9 है। तो देख लीजिए, पहल का बराबर है, बाद वाला बराबर नहीं होता है, तो कोई हल नहीं होता है, कोई हल नहीं। अभी मैंने पिछला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 11 में बताया था कि जब भी पहल का बराबर हो, बाद वाला बराबर न हो, तो कोई हल नहीं। आज जिसका कोई हल नहीं होता है ना, उसको असंगत कहते हैं। जिसका कोई हल नहीं होता है उसी को असंगत बोला जाता है, असंगत। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। 13 क्या है? 15 से 16 क्वेश्चन मात्र है, बस समाप्त होने वाला है। के किस मान के लिए समीकरण x प्लस 2y बराबर 7, 2x प्लस ky बराबर 14 समपाती होगा? समपाती का अर्थ थोड़ा समझ लीजिए। जैसे ये कोई रेखा है और इसी रेखा पे कोई दूसरी रेखा है, तो मैं पूछूंगा कि एक दूसरे को कितने जगह काटा, तो आप कहेंगे सर अनगिनत जगह काटा, अनगिनत जगह पे काटा। इसको मैं बढ़ाते जाऊंगा, बिंदु बढ़ता जाएगा, अनगिनत जगह पे काटा। अब जब अनगिनत जगह पे काटा तो इसी को हम समपाती या आश्रित बोलते हैं। समपाती या आश्रित बोलते हैं जब ये अनगिनत जगह पर दो रेखाएं एक के दूसरे पर पड़ी हुई है, तो उसी को हम समपाती बोलते हैं या आश्रित बोलते हैं। तो जब समपाती कह दिया तो इसका मतलब ये अनगिनत हल वाला है, अनगिनत हल। तो कह रहा है क्या के किस मान, के का मान 2 होगा, तो निकाल के देखेंगे। अनगिनत हल, अनगिनत हल होगा इसका। समपाती जब भी कहेगा तो अनगिनत हल, और अनगिनत हल के लिए फॉर्मूला आता है a1/a2 बराबर b1/b2 अब बराबर नहीं है c1/c2। ये फॉर्मूला होता है अनगिनत हल के लिए। सॉरी, यहां पे भी बराबर होगा। अब हमें यहां पे समीकरण दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 7, एक दूसरा समीकरण है 2x प्लस ky बराबर 14। इस प्रकार से a1 b1 और c1, a2 b2 और c2। अब यहां पे a1 का मान रखना है तो x का मतलब 1x, तो 1 हो जाएगा। a2 रखना है तो 2 है तो 2 बराबर b1, तो b1 यहाँ पे 2 है तो 2, अब b2 तो b2 यहाँ पे k है तो k। हालांकि इसको भी हम ले सकते हैं, लेकिन इतना नहीं भी लेंगे तो हमें k का मान बताना है। k का मान इसी दोनों से आ जाएगा, k का k और 2 दूनी के 4, k का मान 4 आ गया। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर हम आगे बढ़ेंगे तो वहां भी k का मान 4 ही आएगा। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, देखिए। कह रहा है यदि द्विघात समीकरण 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0 हो तो मूलों का योग निम्नलिखित में से क्या होगा? मूलों का योग होता क्या है, इस बात को पहले समझिए। समीकरण दिया हुआ है 4x² प्लस 4x प्लस 1 बराबर 0। इससे पिछला क्वेश्चन जो भी था वो दो चर वाले रैखिक समीकरण था, लेकिन अब ये चेंज हो गया है। अब ये द्विघात समीकरण में हम लोग आ गए हुए हैं। आइए मात्र 1-2 क्वेश्चन और है। इस प्रकार से हम यहां पे कह सकते हैं कि a का मान 4, b का मान भी 4 और c का मान 1 होगा। x² को छोड़कर बचेगा a का मान, x को छोड़कर बचेगा b का मान, और टोटल c का मान होता है। ये रूल होता है। हमें मूलों का योग कहा है निकालने के लिए, तो आइए जानते हैं कि मूलों का योग कहते किसको है। मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा को कहा जाता है। मूलों का योग बोला जाता है अल्फा प्लस बीटा को। अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a।
अब यहां पर माइनस का माइनस, ठीक है, यहां माइनस का माइनस, अब b है तो b का मान कितना होगा 4, तो b के जगह 4 बटे a, तो a का मान कितना है, ये भी 4 है, तो बटे में 4। अब यहां पे 4 से 4 कैंसिल कर देंगे तो एक बार में होगा, माइनस है तो माइनस, यानी -1। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 ये लास्ट क्वेश्चन है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कहता है, सुनिए। द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस 1 बराबर 0 के मूल काल्पनिक होने का शर्त क्या है? काल्पनिक का अर्थ होता है झूठा। किसी भी चीज को हम कल्पना करते, जैसे मैं एक प्रधानमंत्री होता, मोदी जी के जगह पर अपने आप को सोचेंगे तो काल्पनिक बात हो गई, मतलब झूठ बात हुई। तो काल्पनिक होने का शर्त बताना है। काल्पनिक जब भी कहेगा तो इसके लिए आप 3 चीजें जानिए। पहली चीज, इसके लिए 3 बातें जानना आवश्यक है। पहला, जब काल्पनिक कहेगा, काल्पनिक का अर्थ होता है वास्तविक नहीं, ध्यान रखिएगा, वास्तविक नहीं। तो फॉर्मूला होता है d बराबर d 0 से छोटी होती है। d को विवेचक या विविधकर कहते हैं, तो d का मान 0 से छोटी होती है। दूसरा कंडीशन, जब इतना ही जानिए इस क्वेश्चन में, चलिए ये इतना ही का काम है। तो जब काल्पनिक कहेगा तो वास्तविक नहीं, जब वास्तविक नहीं तो d 0 से छोटी होती है। ये फॉर्मूला होता है, आपको याद रखना होगा, d 0 से छोटी होती है। तो d का फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो d के जगह हमने रखा b² माइनस 4ac, फिर ये लेस देन या फिर 0 है। इस प्रकार का किस ऑप्शन में है, देखिए b² माइनस 4ac लेस देन 0, तो b² माइनस 4ac लेस देन 0 ऑप्शन सी में है, तो इसलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार।